नमस्कार। आज हम प्रश्नावली की रचना के संबंध में बात करेंगे। इसके पहले प्रश्नावली से संबंधित मेरे 2 वीडियो YouTube पर हैं। प्रश्नावली का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रश्नावली के प्रकार। आज हम प्रश्नावली की रचना के संबंध में बात करेंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें समाजशास्त्र के और अन्य विषयों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी वैश्विक जानकारी होने के साथ साथ प्रेरणात्मक वीडियो भी है। इस वीडियो के निर्माण में जिन भी विद्वान व्यक्तियों की पुस्तकों से सहायता प्राप्त की गई है, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रश्नावली विधि के माध्यम से जब हम अनुसंधान कार्य करते हैं तो अनुसंधान कार्य की पूर्णता, सफलता, निष्पक्ष ढंग से तथ्यों की प्राप्ति के लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि प्रश्नों की रचना एवं उनके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रश्न सरल, स्पष्ट, सीमित होने चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए, अनावश्यक प्रश्नों का समावेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसा सब करने से हमें आसानी से प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, जानकारी प्राप्त हो जाती है और प्राप्त जानकारी का वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी बहुत सुविधाजनक होता है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली निर्माण के संबंध में अध्ययन की समस्या और उससे संबंधित गहन अध्ययन, फिर प्रश्नावली का निर्माण, कैसे प्रश्नों का निर्माण, क्या सावधानियां और प्रश्नावली के बाह्य या भौतिक पक्ष, कागज कैसा होना चाहिए इत्यादि पर इन 3 बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है अध्ययन की समस्या। अध्ययन की समस्या का गहन अध्ययन। अध्ययन की समस्या का जब गहन अध्ययन हो जाए, विषय का निर्धारण हो जाए, तब प्रश्नावली की रचना करने के पूर्व समस्या के सभी पक्षों के बारे में बहुत गहनता से जानकारी एकत्रित कर लेना चाहिए। उस विषय से संबंधित विद्वान व्यक्ति जो हमारे आसपास हैं, जिनसे हम आसानी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त की जाना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण आवश्यक है कि हम हमारी जानकारी किन उत्तरदाताओं से प्राप्त करेंगे और वे कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं। स्थानीय परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वांछित सूचनाओं का निर्धारण होना चाहिए कि हमें किस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करनी है जो हमारे शोध कार्य में उपयोगी होंगी, और फिर प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण होना चाहिए। उचित प्रकार की प्रश्नावली जो आपके शोध कार्य में सहायक हो, जिसके माध्यम से आप आसानी से आंकड़े प्राप्त कर सकें। लोग जो उत्तरदाता हैं वह आपकी प्रश्नावली को भरकर वापस भेज दें। इसमें प्रश्नावली उनके समझ में आना बहुत आवश्यक होता है और इन सब के लिए ये सब आवश्यक है। समस्या का गहन अध्ययन आपके पास हो, आपके पास स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी हो, आप क्या वांछित सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हो और प्रश्नावली का उचित प्रकार आप निर्धारित करें। प्रश्नावली का जब हम निर्माण करें तो कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहला है क्रमबद्धता। प्रश्न क्रमबद्ध होना चाहिए। प्रश्नावली में एक पक्ष से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ होने चाहिए। जब आप व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित कर रहे हैं तो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित प्रश्न एक साथ हों। इस प्रकार से प्रश्न सभी विषयों से संबंधित, सभी उपविषयों से संबंधित एक साथ होने चाहिए। प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। क्या आप अच्छे पढ़े लिखे हैं के स्थान पर यदि आप यह जानकारी एकत्रित करें कि आपने किस स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, तो इससे आपको एक उचित जानकारी प्राप्त होगी और आप चाहें तो स्तर में भी बहुविकल्प दे सकते हैं। प्राथमिक, मिडिल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध कार्य इत्यादि। क्या आपको अच्छा वेतन मिलता है? अच्छे वेतन की कोई व्याख्या नहीं है।
इसके स्थान पर प्रश्न किया जा सकता है कि आपको कितना वेतन मिलता है। और जब कितना वेतन मिलता है कि आप जानकारी चाहते हैं, तो या तो आप स्पष्ट उससे कह दें कि भाई कितना वेतन मिलता है वो लिख दें, या आप समूह बना दें 10,000 तक, 10 से 20,000 तक, 20 से 30,000 तक, 30 से 40,000 तक, 40,000 से 50,000 तक। तो उस समूह का व्यक्ति उसको आसानी से टिक कर देगा और आपको स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अप्रचलित, भावनात्मक, सापेक्षिक, दोषपूर्ण और बहुअर्थक शब्दों के चयन करने से प्रश्नावली में बचा जाना चाहिए। प्रश्नावली ऐसी होनी चाहिए जिसे एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। अगला है, व्यक्तिगत आरोपों से संबंधित प्रश्नों से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछेंगे आप, उसके जवाब आपको प्राप्त नहीं होंगे। क्या आपने कभी रिश्वत दी है? इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है, तो इससे बचा जाना चाहिए। इस प्रश्न को कुछ घुमा फिराकर इस प्रकार पूछा जाना चाहिए कि आपको अपेक्षित जानकारी भी मिल जाए और सीधा व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप भी ना लगे। प्रश्नावली में इकाइयों की एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। जैसे आपके परिवार में प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं? आप प्रौढ़ व्यक्ति की जो आयु सीमा है उसको आप क्या मानते हैं? हो सकता है आपकी अलग हो और वो जो उत्तरदाता हो उसकी अलग हो। तो आपने किसी 60 वर्ष के व्यक्ति को प्रौढ़ वृद्ध माना और वो व्यक्ति 60 वर्ष के व्यक्ति को प्रौढ़ वृद्ध ना माने, तो आपको उचित जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसके स्थान पर आप बना दीजिए कि आपके परिवार में इस आयु समूह के कितने व्यक्ति हैं, 0 से 10, 10 से 20, या आपको ये जानकारी एकत्रित नहीं करना है पूरे परिवार की और केवल प्रौढ़ व्यक्ति की जानकारी एकत्रित करनी है, तो आप प्रौढ़ आयु सीमा को आप जहां से भी प्रारंभ करना चाह रहे हैं आपकी व्याख्या में, वहां पूछ सकते हैं कि इस आयु से अधिक आयु के कितने व्यक्ति आपके परिवार में हैं। सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट, सही, सरल और उनके उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसे होने चाहिए। जैसे आप आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो के स्थान पर यदि आप जानकारी एकत्रित करना चाहेंगे कि आधुनिक शिक्षा की कमियां क्या हैं, तो वो आपको आधुनिक शिक्षा की कमियां आपको बता देगा। संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध वैकल्पिक उत्तर होने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, जैसे आप किसी की वैवाहिक स्थिति जानना चाहते हैं, तो एक जवाब तो हो सकता है विवाहित और अविवाहित, पर इसके अलावा भी चीजें हैं। आपको सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उसको और वर्गीकृत कर सकते हैं, अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, विधुर, पुनः विवाहित। तो वो जिस भी श्रेणी में आ रहा है वो आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। वो व्यक्ति जिसकी शादी हो गई और पर जिसकी पत्नी नहीं है, विधुर है, वो आपने उससे पूछा कि विवाहित है या विवाहित, तो वो कहां निशान लगाए, उसके मन में एक भ्रम पैदा होगा। तो आपके किसी भी प्रश्न से उत्तरदाता के मन में कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए, तभी आपको शोध कार्य के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। कम एवं आवश्यक प्रश्नों का समावेश ही प्रश्नावली में किए जाने चाहिए। ऐसे प्रश्न बिल्कुल समावेश प्रश्नावली में ना किए जाएं जो निरर्थक है और जिनकी वहां कोई उपयोगिता नहीं है। इससे दो लाभ होंगे। एक तो उत्तरदाता ऊब महसूस नहीं करेगा। आपने बिल्कुल काम के प्रश्न दिए हैं तो उनकी संख्या सीमित होगी और इससे आपके और उत्तरदाता दोनों के श्रम, समय और धन की बचत होगी। गुप्त सूचनाओं की प्राप्ति से बचाव करना चाहिए। यदि आप किसी से प्रश्नावली के माध्यम से उसके व्यापारिक रहस्यों को जानना चाहेंगे, कोई जवाब नहीं देगा। यदि आप यौन संबंधों संबंधी प्रश्न किसी से सीधे करेंगे, कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए गुप्त सूचनाओं की प्राप्ति से बचाव हो, और यदि आपको उनको जानना बहुत आवश्यक है तो फिर इसके लिए किसी दूसरे माध्यम का चयन होगा। प्रश्नावली के स्थान पर ऐसे कार्यों के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी प्रणाली होगी। अत्यधिक गहन सूचनाओं के प्राप्त करने से भी बचना चाहिए। पारिवारिक कलह, पति पत्नी के आपसी संबंध, रिश्वत से संबंधित प्रश्न
ये अत्यधिक गहन सूचनाओं से संबंधित प्रश्न है, इनसे बचा जाना चाहिए। पथ प्रदर्शक प्रश्नों से भी बचाव होना चाहिए, जो उसको रास्ता बताते हो, जिसके माध्यम से उसको जवाब देने में एक भ्रम हो कि मैं क्या जवाब दूं इसका। क्या तुम बाल विवाह के पक्ष में हो? अब सामाजिक मान्यता के अनुसार तो इसका जवाब सीधा होगा कि नहीं। इसको प्रश्न को अगर इसकी आवश्यकता ही है, उसको घुमा फिरा कर पूछा जाना चाहिए, तो क्या ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या आपने कभी बाल विवाह होते हुए देखा है? और फिर उससे संबंधित और उप प्रश्न भी आप पूछकर उस जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। तकनीकी शब्दों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। पहली बात तो तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचना ही चाहिए, और यदि उनका उपयोग करना आवश्यक है तो आपके मन में इस बात का बिल्कुल तय होना चाहिए, बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि आपका उत्तरदाता उन तकनीकी शब्दों को जानता और समझता है। जैसे गरीबी, बेकारी, अर्धबेकारी, अपराध, बाल अपराध, सफेद पोश अपराध, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको सामान्य उत्तरदाता नहीं जानता, तो ऐसे तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। कल्पनात्मक जो प्रश्न है उनका प्रयोग भी सामान्यतः नहीं करना चाहिए। यदि आप विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन जाओगे तो क्या करोगे? या आप विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बनना पसंद करोगे? कौन मना करेगा मैं पसंद नहीं करूंगा? और यदि इसके बजाय ऐसा प्रश्न पूछ लें कि आप क्या करेंगे यदि आप लखपति बन जाएं? क्या करेंगे यदि आप करोड़पति बन जाएं? अगर आपका उत्तरदाता समूह वैसा है तब। इससे जानकारी ठीक प्रकार की प्राप्त हो सकती है। दकियानुसी भावनात्मक एवं प्रभावशाली शब्दों से भी बचाव करना चाहिए। क्या आप साम्यवादी हैं? क्या आप तानाशाही में विश्वास करते हैं? क्या आप प्रजातंत्र विरोधी हैं? इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब आपको ठीक नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी अपने आप को तानाशाह बताना या प्रजातंत्र विरोधी बताना पसंद नहीं करेगा। व्यंग्यात्मक प्रश्नों से भी बचाव होना चाहिए। कोई ऐसा प्रश्न ना करें जिससे आप किसी पर भी उत्तरदाता या समाज की किसी भी सामाजिक परिस्थिति पर व्यंग कर रहे हो। प्रश्नावली में पारस्परिक पुष्टि वाले प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए। एक प्रश्न जो हमने पूछा, यदि हमें ऐसा लगता है कि इसका जवाब देने में उत्तरदाता संकोच कर सकता है, ठीक प्रकार से जवाब ना दे, तो उसकी पुष्टि के लिए कुछ उप प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए ताकि वास्तविक जानकारी प्राप्त हो जाए। प्रश्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम से संबंधित नहीं होने चाहिए। महात्मा गांधी शराब को बुराई मानते थे, आपके विचार? अब वो क्या कहे? महात्मा गांधी के साथ आपने जोड़ दिया, वो कहेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल शराब बहुत बुरी चीज है, शराब नहीं पीना चाहिए, और हो सकता है वो खुद शराब का सेवन करता हो। तो आप पूछिए कि क्या शराब सामाजिक बुराई है? क्या समाज शराब का उपयोग नहीं करना चाहिए? इत्यादि। पर उसको किसी भी महान व्यक्ति के साथ मत जोड़िए। मनोवृत्तियों के अध्ययन हेतु पैमाने का निर्धारण। अंतरजातीय विवाह की सफलता के बारे में आपके अनुभव क्या हैं? इसके स्थान पर एक प्रश्न हो सकता है कि अंतरजातीय विवाह से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत अधिक संतुष्ट, अनिश्चित, असंतुष्ट, पूर्णतः असंतुष्ट। तो आपको एक क्रमबद्ध एक श्रेणी का जवाब, जिस भी श्रेणी में वो होगा, वो प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपने ओपन कर दिया सफलता के बारे में आपके अनुभव क्या है, तो फिर आपके सामने एक संकट होगा कि उसके द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और सामान्यतः शोध प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से हमें उत्तरदाता के जवाब के संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए। वो जो जवाब दे वही अंतिम होना चाहिए। बहुविकल्पित प्रश्नों का समावेश प्रश्नावली में होना चाहिए। यदि ये आवश्यक होता, जीवन साथी के चुनाव में आप किसे प्राथमिकता देंगे? स्वास्थ्य एवं सौंदर्य, आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, संपत्ति, स्वभाव एवं गुण, या अन्य कोई? और इस आधार पर आप जवाब पूछ सकते हैं। इनको उसे क्रमबद्ध करने के लिए भी कहा जा सकता है। प्रश्न श्रेणीबद्ध भी होना चाहिए। एक नहीं, सभी को क्रमशः चुनना
आप कौन सा व्यवसाय पसंद करेंगे, आप कौन सा व्यवसाय पसंद करते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, व्यापार, वकालत, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि। इससे संबंधित श्रेणीबद्ध पूछे जाने चाहिए प्रश्न, और इसको आप ये कह सकते हैं कि इन्हें क्रमशः जमा दें। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी कौन सी है, दूसरी प्राथमिकता कौन सी है, तीसरी प्राथमिकता कौन सी है, इसके आधार पर आपको एक स्पष्ट जवाब प्राप्त होगा। प्रश्नावली में प्रश्नों की रचना के साथ साथ उसके बाह्य या भौतिक पक्ष का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्नावली की रचना के साथ साथ प्रश्नावली की भौतिक बनावट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह उत्तरदाता को जवाब देने के लिए भी प्रेरित करती है, और इसे आसानी से भेजा जा सकता है और वापस मंगाया जा सकता है। और इसके लिए जो सावधानियां रखनी है, उसमें पहला है कागज का उचित आकार। कागज का एक उचित आकार होना चाहिए जो देखने में अच्छा लगता है, और जिसमें आप आसानी से उसको डाक के माध्यम से भेज भी सकते हैं, वापस मंगा भी सकते हैं। उत्तम प्रकार के कागज का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नावली के कागज जिसमें हम प्रश्नों को अंकित कर रहे हैं बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। कागज ठीक प्रकार का हो, दिखने में अच्छा हो, थोड़ा मोटा हो, मजबूत हो, जिसे बहुत पतला होने से आसानी से फट जाता है, उस पर खुरदुरा ना हो, उस पर स्याही फैलती ना हो, आप उस पर जो छपवाई कराएं वो अच्छे प्रकार की हो, रंगीन हो, आकर्षक हो, उत्तम हो, उत्तरदाता जब उस पर जवाब लिखे तो स्याही ना फैले, इस प्रकार के कागज का प्रयोग करना चाहिए। छपाई शुद्ध होना चाहिए, हाशिया जरूर छोड़ना चाहिए, और प्रश्नावली को भेजने के पूर्व, उत्तरदाता को भेजने के पूर्व उसके छोटे समूह में जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, ताकि आपको उस प्रश्नावली में जो कमियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप अंतिम रूप से सही प्रश्नावली बनाकर उत्तरदाता तक भेज सकें। अब प्रश्नावली को उत्तरदाता भेजना है और उत्तरदाता से जवाब अंकित कर उसे वापस मंगाना है। तो इसके लिए जो सावधानियां होनी चाहिए वो यह है कि आपके पास जिस उत्तरदाता को भेजना है उसका सही पता होना चाहिए, ताकि आप उसके सही पते पर भेजें और उसको सही समय पर वे प्राप्त हो जाए। सामान्यतः सभी प्रश्नावलियां एक साथ पोस्ट की जानी चाहिए। अगर आप वर्तमान में हम ईमेल का प्रयोग करते हैं, यदि ईमेल के माध्यम से भेज रहे हैं तो एक साथ भेजी जानी चाहिए। प्रश्नावली के साथ एक संक्षिप्त उद्देश्य पत्र भेजा जाना चाहिए कि आप वे प्रश्नावली क्यों भेज रहे हैं, क्या शोध करना चाहते हैं, उस शोध की सामाजिक उपयोगिता क्या है, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, आप उनको योगदान के लिए प्रेरित कीजिए, इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी। आप अंत में उनको उनके दिए जा रहे योगदान के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रश्नावली की वापसी हेतु डाक टिकट एवं आपका पता लिखा हुआ एक लिफाफा उसके साथ संलग्न कीजिए, ताकि उत्तरदाता उस प्रश्नावली को भरने के बाद उसमें रखकर उस डाक लगे हुए लिफाफे में सब कुछ है, आपने एड्रेस भी लिख रखा है, डाक टिकट भी लगा रखी है, केवल उत्तरदाता को प्रश्नावली वापस रखना है, चिपकाना है, आपको भेजना है। उसको कोई असुविधा नहीं होगी, उस पर कोई व्यय भार भी नहीं आएगा, तो आपको प्रश्नावलियां भरकर उत्तरदाता वापस भेज देगा। नियत समय पश्चात अनुगामी पत्र और स्मरण पत्र भेजना चाहिए। यदि आपको अपेक्षित संख्या में प्रश्नावली वापस प्राप्त नहीं हुई है तो उत्तरदाता को एक अनुगामी पत्र, स्मरण पत्र भेजना चाहिए, उससे पुनः आग्रह करना चाहिए कि ये शोध कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कृपया इसे जल्दी से आप भरकर भेज दीजिए। इससे हमें विशेष निष्कर्ष प्राप्त करने में बहुत सहायता होगी और ये निष्कर्ष समाज उपयोगी होंगे। बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।